लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और ये पाया था कि हमारा जो सिलेबस है उसमें 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। उसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका AC एंड DC सर्किट्स, ठीक है। और जब हमने सिलेबस को डिस्कस किया था तब आपको बताया था कि AC और DC सर्किट में बेसिकली हमारे 3 डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स कवर हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो है आपका ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट इन RL सर्किट एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन RC, LC एंड RLC सर्किट, ठीक है। जो दूसरा टॉपिक है वो आपका है नेटवर्क एनालिसिस। इसमें आप 4 टाइप के थ्योरम्स पढ़ेंगे। पहला थ्योरम है आपका सुपरपोजिशन, दूसरा है थेवेनिन्स, तीसरा है नॉर्टन्स थ्योरम और चौथा जो है आपका रेसिप्रोसिटी, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है उसमें आप AC ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप के AC ब्रिजेस आपको कवर करना है। पहला AC ब्रिज जिसका यूज़ करते हैं इंडक्टेंस के मेजरमेंट में और दूसरे टाइप का AC ब्रिज जिसका यूज़ करेंगे आप कैपेसिटेंस के मेजरमेंट में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट इन RL सर्किट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन RC, LC एंड RLC सर्किट, इसके बेसिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक कि AC और DC सर्किट क्या होता है, तो AC सर्किट में जो AC टर्म है उसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो AC सर्किट को क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, ओके। ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट और वोल्टेज जो होता है वो चेंज होता है और पीरियोडिकली चेंज होता है। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। ये आपका टाइम t है और इस y एक्सिस पे आइदर करंट या हम लोग वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को मतलब प्लॉट करेंगे, ठीक है, y एक्सिस के लो, ठीक है। तो AC सर्किट क्या कहता है? ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट और वोल्टेज, सपोज करिए आपका मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। और इसके साथ ही साथ एक और टर्म लगा हुआ है पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का क्या मतलब है कि जो भी चेंज है एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हो रहा है और उस टाइम इंटरवल के बाद फिर से सेम पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, सपोज करिए हमने यहाँ से यहाँ तक को T1 टाइम दिया है, ठीक है। तो आपका ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, अपने लोवेस्ट पॉइंट पे आके फिर से यहाँ पे 0 हो जा रहा है। आफ्टर T1 अगेन फॉर द इंटरवल T2 आपका अगेन सेम अमाउंट पे, हाईएस्ट अमाउंट पे ये इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, फिर लोवेस्ट पे आके फिर 0 हो जा रहा है। यहाँ पे जो T1 है वो T2 के बराबर है एंड सो ऑन। आप यहाँ से फिर देखेंगे अगले पैटर्न को, यहाँ पे आपका T3 है। तो ये जो है, ये जो टाइम है ये सब बराबर है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि इसमें करंट या वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है AC सर्किट्स में वो चेंज होता है पीरियोडिकली, ठीक है। अब DC सर्किट क्या होता है? तो DC सर्किट में DC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसमें जो फ्लो ऑफ करंट है वो इन अ वन डायरेक्शन है। इसके कहने का ये मतलब है कि इसमें ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही आपका ये कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसका प्लॉट बनाएंगे। ये आपका T है, ये आपका करंट या वोल्टेज हमने, तो DC जो होता है कुछ इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक आपका क्या है? रेजिस्टर्स। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो रजिस्टर को समझने से पहले आप रेजिस्टेंस को समझिए। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बेसिकली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ द करंट और द चार्ज कैरियर्स व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द मटेरियल। जब भी मटेरियल से कोई भी करंट या चार्ज कैरियर पास होता है तो वो मटेरियल इसके फ्लो को रोकता है, और ये जो रोकने की प्रॉपर्टी होती है इसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच हैव द रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी इज नोन एज द रेसिस्टर, ठीक है, वो रेसिस्टर कहलाता है। ये यूजुअली इसको डिनोट हम करते हैं
कैपिटल आर से, ठीक है। और ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। पहली बात क्या है, ये 2 टर्मिनल डिवाइस है, यहाँ क्लियर है, ए एंड बी 2 टर्मिनल होता है। दूसरा ये पैसिव डिवाइस है। पैसिव डिवाइस होने का मतलब क्या होता है कि ये कुछ भी इमिट नहीं करेगा, मीन्स इससे ना तो करंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ना वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैसिव टाइप का डिवाइस है। फाइनल एक प्रॉपर्टी होती है बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब द मूवमेंट ऑफ द करंट फ्रॉम ए टू बी भी पॉसिबल है और बी टू ए भी पॉसिबल है। तो ये बाईलेटरल इन नेचर होता है, ठीक है। अब इसके हम लोग को फार्मूला को देखना है। तो वोल्टेज के लिए क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, वेरी फेमस ओम्स लॉ आपने पढ़ा है। और सिमिलरली I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। और ये कनेक्शंस मतलब 2 रजिस्टर या 3 रजिस्टर ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप के कनेक्शंस होते हैं। पहला होता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। इन अ सीरीज कनेक्शन व्हेन 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो उसमें रजिस्टर का वन एंड इज कनेक्टेड टू द अनदर एंड ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। मतलब सपोज आपका यहाँ पे मैंने कह दिया ये ए है, ये बी है, ये R1 का, और ये B और सपोज मैंने इसको C कह दिया, ये है R2। तो एक सिरा R1 रजिस्टर का और दूसरा सिरा R2 रजिस्टर का अगर ऐसे कनेक्ट हो तो इस टाइप के कनेक्शंस को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और अगर आपसे कोई कहे कि RAC मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका जो होगा वो होगा R1 प्लस R2, ठीक है। जब ये सीरीज में हो, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस के दोनों जो वो होते हैं टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ शॉर्ट होते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है। और अगर आपसे कोई कहे कि RAB क्या होगा, तो आपको लिखना होगा 1 अपॉन RAB इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये हो गया एक फार्मूला पैरेलल कनेक्शन में R की वैल्यू, R का क्या फार्मूला होगा और सीरीज में क्या फार्मूला होगा। सपोज करिए आपके सीरीज में 3 रेजिस्टेंस है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 4 है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सिमिलरली आपके पैरेलल कनेक्शन में आपके 4 रेजिस्टेंस हैं, सपोज ये आपका R1 R2 R3 R4। तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन RAB जो फार्मूला है ये हो जाएगा 1 अपॉन RAB इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, ठीक है। अभी आप रेजिस्टेंस के बेसिक्स काफ़ी बेसिक में कवर कर रहा हूँ, तो बस इतना ही आप जानिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमेशा नोट कर लीजिएगा कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है R नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि R इज इक्वल टू नेवर बी -3 ओम्स, ये कभी नहीं होगा। ये हमेशा वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, हमेशा आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। सेकेंड आपका अगला कंपोनेंट क्या है, वो है कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या होता है, अब देखिए इस फिगर से काफ़ी कुछ क्लियर है। कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। प्लेट नंबर 1 ये है, प्लेट नंबर 2 आपका ये है, सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटर। यहाँ पे आपके कुछ इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो ये इंसुलेटर जो होता है बेसिकली समटाइम आपके कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है या एयर भी होता है, ठीक है। एयर भी इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो हम क्या कहेंगे, ए कैपेसिटर इज हैज 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटर। इसमें इसकी क्वालिटी होती है कि ये एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं क्या है। 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, 2 टर्मिनल है ए एंड बी,
लीनियर इन नेचर होता है, ठीक है, पैसिव होता है, पैसिव मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और बाइलेटरल होता है। मतलब अगर आपने वोल्टेज अप्लाई किया, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है कि आपने वोल्टेज टर्मिनल को चेंज किया तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये सपोज ये नेगेटिव होगा, एट द सेम टाइम इट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं वोल्टेज और करंट के लिए। तो करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू C dV अपॉन dt। ओके, ये हो गया आपके करंट का फॉर्मूला। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ठीक है, ये हो गया। प्लस आप एक ने कांस्टेंट ऐड कर दिया है C। लिमिट भी आप ले सकते हैं T1 टू T2, ठीक है। ये हो गया करंट वोल्टेज का फार्मूला। अब इसके कनेक्शंस पे आते हैं। तो बेसिकली अगेन कैपेसिटर भी दो टाइप, उसमें ये भी दो तरीके से ही कनेक्ट होता है, पहला सीरीज कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन। तो सपोज दो कैपेसिटर्स हैं, दिस इज C1, दिस इज C2। ये टर्मिनल आपके ए बी, ये आपका C1 है, ये है C2। तो 1/CAB मतलब टर्मिनल ए और बी के बीच का जो कैपेसिटेंस है इट इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये बात याद रखिएगा, ये रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में ये जो फार्मूला होता है ये पैरेलल का, अगर 1/R1 प्लस 1/R2 है तो वो पैरेलल कनेक्शन के लिए होता है, लेकिन कैपेसिटेंस में ये सीरीज कनेक्शन के लिए होता है, ये बात याद रखिएगा। सिमिलरली अगर 3 कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। पैरेलल में क्या होता है, ठीक है, पैरेलल के केस में क्या होता है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो पैरेलल के केस में CAB इन दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा C1 प्लस C2, ठीक है। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। अगला कंपोनेंट आपका क्या है, वो है इंडक्टर, ठीक है, और इंडक्टर है। तो बेसिकली जो इंडक्टर होता है वो आपका एक, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ कंडक्टिंग कॉइल। ये देखिए कॉइल आपको दिख रहे होंगे, दिस इज अ कंडक्टिंग कॉइल, ये कॉइल है, ठीक है। तो एक कंडक्टिंग कॉइल से मिलकर ये बनता है। अगेन ये कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है, ये स्टोर करता है इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसकी यूनिट हेनरी होती है। और अगेन फिर से हम आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। तो अगेन इसके फिगर से क्लियर है कि ये 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है, लीनियर होता है, पैसिव मैंने ऑलरेडी बता दिया, और बाइलेटरल होता है, ठीक है। बाइलेटरल का अगेन मीन्स A to B भी पॉसिबल है कंडक्शन, B to E भी पॉसिबल है, ठीक है। अब इससे करंट और वोल्टेज के फार्मूला क्या होते हैं। तो वोल्टेज जो होता है L इज इक्वल टू V इज इक्वल टू L di/dt, ये वोल्टेज का फार्मूला होता है। और जो करंट का फार्मूला होता है ये होता है 1/L इंटीग्रेशन, ओके, V dt प्लस कांस्टेंट C। यहाँ पे आप लिमिट दे सकते हैं T1 एंड T2, ठीक है। इसके कनेक्शन अगेन इसके दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज कनेक्शन में सपोज हमारा ये एक इंडक्टर है L1, दूसरा इंडक्टर है आपका L2, ये A है, ये B है। तो टर्मिनल A एंड B के बीच में जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा LAB इज इक्वल टू L1 प्लस L2। सिमिलरली पैरेलल कनेक्शन में अगर हम लोग देखें तो ये है L1 L2 A B, तो 1/LAB इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल इंडक्टर के बाद।
इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एल। ठीक है, ये हो गया आपका इंडक्टर। अब आपका अगला टॉपिक जो है वो है वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, बेसिकली वोल्टेज सोर्स का इज यूज टू प्रोवाइड एन एनर्जी। ठीक है, ये एक तरीके की एनर्जी प्रोवाइड करता है विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होंगे, उसमें यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द वोल्टेज सोर्स, और इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स एंड एसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज सोर्स। इसमें आपका जो वोल्टेज होता है वो वेरी नहीं करता उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन एसी वोल्टेज सोर्स जो होता है इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी वेरी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी भी यूज़ होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, तो यूजुअली आपका जनरली आपके बुक में ऐसे डिनोट, मतलब आपके नोट्स में या आप जब हम पढ़ाएंगे तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। सम टाइम कुछ बुक्स में ऐसे भी डिनोट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सम टाइम कुछ लोग मल्टीपल यूज़ कर लेते हैं लाइन्स, अगेन ये पॉजिटिव नेगेटिव। ये तो डीसी का डिनोशन है, ये डीसी वोल्टेज सोर्स को डिनोट करते हैं। एसी वोल्टेज सोर्स को कैसे डिनोट करते हैं, वेरी कॉमन। ठीक है, ये एसी वोल्टेज सोर्स को डिनोट करते हैं। जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैटरी एंड सेल, तो हम कह सकते हैं सेल इज अ वोल्टेज सोर्स that can have only 2 terminal, 2 electrodes, positive and negative, लेकिन a combination of the cell is known as the battery। ठीक है, सेल से मिलके बैटरी बनती है, बैटरी से मिलके सेल नहीं बनता है। अब आपका अगला टॉपिक क्या है, वो है आपका करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स क्या होता है, बेसिकली इसका यूज़ जो होता है वो मेंटेन द फ्लो ऑफ द करंट इनटू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये एम्पियर्स में इसको हम मेज़र करते हैं। ठीक है, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका यही होता है, जनरली आपके बुक में ऐसे ही मिलेगा। या आगे जो भी हम क्लास मतलब जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, अगर उसमें करंट सोर्स है तो हम इसको इसी सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है केवीएल एंड केसीएल। केवीएल क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और केसीएल क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो अगला टॉपिक है ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट इन आरएल सर्किट, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा केवीएल का यूज़। ठीक है, तो केवीएल का स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली इन एनी क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, जैसे ये सर्किट आपकी क्लोज्ड है, आपका ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव टोटल, मतलब कहीं भी ओपन नहीं, मतलब कोई भी आपका वायर खुला हुआ है, मतलब ओपन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सर्किट जिसमें कोई भी वायर आपका ओपन नहीं है उसको हम लोग क्लोज सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है, इन एनी क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस एंड वोल्टेज ड्रॉप इन पैसिव एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनका कहने का क्या मतलब है, सपोज आपका ये वोल्टेज सोर्स है V, ये है R1, ये है R2, सपोज यहाँ से आपकी करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि V इज इक्वल टू R1 I प्लस R2 I, और इट इज इक्वल टू 0 व्हेन V माइनस R1 प्लस R2 इंटू I। यही आपका स्टेटमेंट है कि एल्जेब्रिक सम of the electromotive forces and or voltage drop in passive elements is equal to 0। सबको अगर हमने सम किया, मतलब इस वोल्टेज को यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है करंट इनटू आई, यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, इसका अगर एल्जेब्रिक सम हम निकालेंगे तो वो 0 होगा।
ये आपका केवीएल का स्टेटमेंट है। केसीएल का क्या स्टेटमेंट है? केसीएल जो होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एंटरिंग इनटू अ नोड इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट लीविंग द नोड। ठीक है, अब सपोज करिए हमने इस नोड का नाम दे दिया ए, ये ए नोड है, तो कौन कौन सी करंट, सपोज ये आपकी I1 है, ये है आपका I2, ये है I3, ये है I4 और ये है आपका I5। सपोज मैंने एक और करंट ले लिया यहाँ पे I6। तो अब यहाँ पे देखने की बात है कि I1, I2, I3, I4 ये क्या है, नोड ए में एंटर कर रहा है, तो इनका अलजेब्रिक सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट विच इज लीविंग द नोड। अब देखिए जो I6 और I5 है ये आपके नोड ए को लीव कर रहा है, मतलब इनसे बाहर की तरफ निकल रहा है, तो क्या है I6 I5 प्लस I6, ये आपका केसीएल का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अभी ये जितना भी मैंने बेसिक टॉपिक्स को कवर किया है, ये हमारे अगले जो भी टॉपिक होंगे जिसमें बेसिकली जो भी आपका ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट इन आरएल सर्किट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी, एलसी, आरएलसी सर्किट, जो भी आपके नेटवर्क एनालिसिस के टॉपिक हैं, या फिर आपके एसी ब्रिजेस में जो मेजरमेंट ऑफ द इंडक्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटेंस में जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।